Hello guys, good evening to all of you. Once again, welcome back on my YouTube channel Learn with Concept by Archana Sharma. Now signing in, it's me. आप पढ़ रहे थे पेडागोजी, और पेडागोजी के अलावा ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी हमने पढ़ी है वो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप नेट के लिए देने जा रहे हो, चाहे आप एमएड कर रहे हो, चाहे आप बीएड कर रहे हो, किसी भी तरीके के टीचिंग एग्जाम में ये ब्लूम टैक्सोनॉमी आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। और मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है ब्लूम टैक्सोनॉमी, बाकायदा कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक कॉग्निटिव डोमेन का एक अच्छा सा वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसे ज़रूर देखिए, आपको डेफिनेटली क्लियर होगा। क्योंकि कॉग्निटिव डोमेन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी सबसे ज़्यादा यूज़ हम अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में करते हैं, और हर टीचर करता है, और हर बीएड करने वाला बच्चा भी करता है। तो ठीक है, तो हम बीएस ब्लूम की टैक्सोनॉमी को कॉग्निटिव डोमेन के फॉर्म में अच्छे से पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने सेकेंड वाले वीडियो में पढ़ा था कि अफेक्टिव डोमेन यानी कि भावात्मक पक्ष क्या होता है, एंड थर्ड वन इज द साइकोमोटर डोमेन या क्रियात्मक पक्ष। इसके बारे में पूरी डिटेल स्टडी की है, और क्या क्या वर्ड्स थे, क्या क्या टर्म्स थे, हमने पूरी डिटेल स्टडी की हुई है। तो अगर प्लीज़ आपने उन वीडियोस को नहीं देखा हुआ है तो यू कैन वॉच दिस वीडियोस, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, आप देखेंगे तभी आपको अगला वाला टॉपिक क्लियर होगा। ठीक, चलिए आज का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे जो भी हमारे कंटेंट थे, ऑब्जेक्टिव थे, मान लीजिए जो भी हमारा कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव था या अफेक्टिव या साइकोमोटर डोमेन था, तो उसमें बहुत सारे हमने क्या पढ़े थे, कंटेंट पढ़े थे, जैसे नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन। तो इन सब के पर्टिकुलर क्या क्या एक्शन वर्ब हैं, यानी कि जो हम उद्देश्य टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव में बनाते हैं छात्रों को यूज़ करने के लिए, कि हम चीज़ों को कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं, चीज़ों को कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या हमारी परफॉर्मेंस क्या है, या जो भी हम जनरल ऑब्जेक्टिव बनाते हैं यानी कि सामान्य उद्देश्य, या जो भी हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव यानी कि विशिष्ट उद्देश्य बनाते हैं, तो उनके लिए हम किन किन एक्शन वर्ब का यूज़ करते हैं। एक्शन वर्ब का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, सूचक क्रिया बोल सकते हैं आप ना, मतलब लिस्ट ऑफ एक्शन वर्ब। यहाँ मैं पूरी लिस्ट आपको डिस्कस कर दे रही हूँ, तो आपको इन एक्शन वर्ब को बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप याद भी कर सकते हैं कि कौन कौन से कंटेंट में कौन कौन से एक्शन वर्ब है। तो देर नहीं करते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में सबसे पहला जो डोमेन आपको पता है कॉग्निटिव डोमेन या संज्ञानात्मक पक्ष है। तो इसमें हम देखिए, मैंने यहाँ पे कॉलम वाइज चार्ट बना रखा है, और आप भी कॉलम वाइज ही बनाइएगा तो आपको इजी वे में याद हो जाएगा। चलिए, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा कॉग्निटिव में क्या था, नॉलेज या ज्ञान। और ज्ञान में देखिए हम क्या क्या कर सकते हैं, रिकॉल डिफाइन कर सकते हैं हम, डिफाइन इन द सेंस डेफिनेशन दे सकते हैं, सेलेक्ट इन द सेंस कि हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, और चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं, चीज़ों को स्टेट कर सकते हैं, चीज़ों को मेज़र कर सकते हैं, मेज़र का मतलब माप सकते हैं, स्टेट का मतलब किसी भी तरीके की कथन की बात करते हैं। ठीक है, लिस्ट का मतलब कोई भी सूची देना है ना। और इसके बाद हमने रिकॉल की बात की, तो रिकॉल का मतलब है प्रत्यय, स्मरण या पुनः पहचान करना। फिर रिकॉग्नाइजेशन का मतलब भी लिखना होता है या री आइडेंटिफाई करना होता है। राइट का मतलब लिखना होता है, लेबलिंग कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। तो ये एक्शन वर्ब आप जरूर याद रखिएगा, डिफाइन, सेलेक्ट, स्टेट, मेजर, लिस्ट, रिकॉल, रिकॉग्नाइजेशन, राइट, लेबल, अंडरलाइन। तो ये इतने सारे एक्शन वर्ब हैं, और आप इन्हीं एक्शन वर्ब को लेके क्या करते हैं, अपने नॉलेज वाले ऑब्जेक्टिव को बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा है, ये इंपॉर्टेंट भी है, आप इसे जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट हमारा है कॉम्प्रिहेंसिव या बोध या समझ। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, चीज़ों को इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ट्रांसलेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, उसकी नेमिंग कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे एक्शन वर्ब बताए हैं, आप इनमें से कुछ तो जरूर याद रखें। इसके बाद इंडिकेट कर सकते हैं, चीज़ों को इलुस्ट्रेट कर सकते हैं, इलुस्ट्रेट का मतलब एग्जाम्पल के फॉर्म में दे सकते हैं, चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लासीफाई मतलब वर्गीकरण कर सकते हैं, उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, जजमेंट दे सकते हैं, फॉर्मुलेशन दे सकते हैं, किसी तरीके की डिसीजन मेकिंग भी ले सकते हैं। तो ये क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में देखिए क्या क्या है। एप्लीकेशन में हम सबसे पहले कंप्यूट कर सकते हैं, यानी कि कोई भी नॉलेज हम अपने माइंड में डाल सकते हैं, उसको प्रोडक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसके बाद एसेस भी कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन में सेलेक्ट भी कर सकते हैं, चीज़ों का चयन कर सकते हैं, एक्सप्लेन के बाद हम उसको व्याख्या भी कर सकते हैं, एक्सप्लेन के बाद उसको हम यूज़ भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं, यानी कि यूज़ कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, फाइंड, शो, चूज, परफॉर्म। तो ये सारी चीज़ें भी क्या है, ये एक्शन वर्ब्स हैं। कहाँ पे यूज़ करते हैं हम इसको, एप्लीकेशन के लिए या प्रयोग के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा है एनालिसिस। तो एनालिसिस में आपको पता है, चीज़ों को हम ब्रेक करके पढ़ते हैं, डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो इसमें एनालाइज हो सकता है आपका, डिवाइड हो सकता है, कंपेयर भी कर सकते हैं आप एनालिसिस में, और क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, उसकी आलोचना भी कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं दो चीज़ों के बीच में, और यहाँ डिस्क्रिमिनेशन भी कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं, कंक्लूड भी कर सकते हैं, जस्टिफाई भी कर सकते हैं, और कंट्रास्ट भी कर सकते हैं। तो ये किसके एक्शन वर्ग है, हमारे एनालिसिस या विश्लेषण के एक्शन वर्ग हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा है सिंथेसिस। तो सिंथेसिस में देखिए हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, चीज़ों को कंक्लूड कर सकते हैं, चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, चीज़ों को समराइज कर सकते हैं, फिर रीस्टेट यानी दोबारा भी लिख सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। इसके बाद इसकी समरी भी दे सकते हैं, फिर चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे जनरलाइजेशन भी कर सकते हैं, चीज़ों का कंबाइन कर सकते हैं, उसके बाद चीज़ों को रिलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सिंथेसिस का है, ठीक। नेक्स्ट हमारा है इवैल्यूएशन या मूल्यांकन। तो मूल्यांकन में देखिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का जजमेंट कर सकते हैं, चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छी चीज़ें हैं तो उसको आप एक्सेप्ट कीजिए, बुरी चीज़ें हैं तो उसको अवॉइड कीजिए, और क्रिटिसाइज इन द सेंस की क्रिटिकल वैल्यू कर सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, निगेटिव है तो निगेटिव है। किसी चीज़ का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं यानी कि पुनः पहचान सकते हैं, चूज कर सकते हैं किसी चीज़ को, अटैक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद डिफाइंड भी कर सकते हैं, डिफाइन के बाद उसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, और इवैल्यूएट या मूल्यांकन भी कर सकते हैं, और उसको सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये एक्शन वर्ब हमारे क्या हैं, कहीं ना कहीं कॉग्निटिव डोमेन के हैं, ठीक है। नॉलेज के, कॉम्प्रिहेंसिव, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। तो ये जो लिस्ट है हमारी कॉग्निटिव डोमेन के एक्शन वर्ब की है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, अफेक्टिव, है ना। अफेक्टिव डोमेन यानी कि भावात्मक पक्ष है। तो इसकी भी हमने जो कंटेंट पढ़े थे, रिसीविंग में हम क्या करते हैं, किसी नॉलेज को रिसीव करते हैं, ठीक है। रिसीविंग का मतलब यहाँ पे किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन या नॉलेज को रिसीव करना। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, लिसन कर सकते हैं यानी कि सुन सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। नॉलेज हमें कहाँ से मिल सकती है, सुनने से मिल सकती है, किसी फंक्शन को अटेंड करने से मिल सकती है। हम जिस नॉलेज को पाना चाहते हैं उसको प्रेफरेंस देकर भी हम क्या कर सकते हैं, गैदरिंग कर सकते हैं, किसी चीज़ के फेवर में बात कर सकते हैं हम, ठीक है। चीज़ों को, विचारों को एक्सेप्ट कर सकते हैं, जैसे हमने बताया था, महात्मा गांधी का एग्जाम्पल लिया था आपको कि उनके विचारों को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके थॉट्स अच्छे हैं। चाहे कोई भी इंडियन थिंकर से, मतलब थॉट्स अच्छे होते हैं तो हम किसी के भी विचारों को एज इट इज़ अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं, रिसीव करते हैं, और उसके बाद उनको वैल्यू देते हैं, उनको रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट भी है, ठीक है। इसके बाद रिसीव है, फिर परसीव है, फिर सेलेक्ट है, ठीक है। तो ये एक्शन वर्ब आप ज़रूर याद रखें, ठीक है। आपको बहुत हेल्प मिलेगी जब भी आप अपने ऑब्जेक्टिव को बनाएंगे, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है, विशिष्ट उद्देश्य के लिए। नंबर 2 है रिस्पॉन्डिंग या अनुक्रिया करना। रिस्पॉन्डिंग में क्या कर सकते हैं, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे सकते हैं, आप आंसर को रिकॉर्ड कर सकते हैं, आंसर को लिस्ट कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, फिर इसके बाद कुछ चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर यहाँ पे आंसर भी दे सकते हैं आप, इसके बाद डेवलप करा सकते हैं, उसको राइट कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो ये क्या है, रिस्पॉन्डिंग है। नेक्स्ट है वैल्यूइंग। वैल्यूइंग का मतलब है किसी चीज़ को रिस्पेक्ट देना। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को हमें एक्सेप्ट करना होता है, रिकॉग्नाइज करना होता है, पार्टिसिपेट करना होता है, इंडिकेट करना होता है, ठीक है। इसके बाद हम वैल्यू को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, अटेंड करा सकते हैं, डिसाइड भी करा सकते हैं। तो ये हमारी क्या है, वैल्यूइंग यानी कि अनुग्रहण। किसी तरीके की जो भी चीज़ें हैं हमारी, हम उसको वैल्यू करके हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक, कि हमको कैसे अडॉप्ट करना है। नेक्स्ट हमारा है कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। कॉन्सेप्चुअलाइजेशन का मतलब है कि किसी भी चीज़ का संप्रत्यय फॉर्मेशन, कि हम कैसे चीज़ों को कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन में क्या कर सकते हैं, टू डिफ्रेंशिएट यानी कि हम विभाजन कर सकते हैं, टू रिलेट यानी चीज़ों को हम रिलेट कर सकते हैं, फिर टू गिव द सिंबल्स, हम कुछ पहचानने वाली चीज़ें भी वहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टू कंपेयर यानी कि हम तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हैं, कहाँ पे, साइकोमोटर के कंसेप्चुअलाइजेशन वाले सेगमेंट में। नेक्स्ट हमारा इसमें दे रखा है टू एनालाइज यानी कि हम विश्लेषण कर सकते हैं। डिटरमाइन का मतलब हम किसी चीज़ को निर्धारित कर सकते हैं, और स्टेबलाइज का मतलब किसी चीज़ को हम स्थापित भी कर सकते हैं। टू स्टेबलाइज रिलेशन, दो कंटेंट के बीच में या तथ्यों और फैक्ट के बीच में हम रिलेशनशिप बना सकते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट हमारा टू डेमो, डेमो भी कर सकते हैं, ओके। हम चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं। फिर हमने बोला था कि चीज़ों को हम एनालाइज भी कर सकते हैं, एनालाइज इन द सेंस की विश्लेषण कर सकते हैं। डेमोस्ट्रेशन का मतलब आपको पता है कि चीज़ों को हम प्रदर्शन कर सकते हैं, कंपेयर का मतलब हम तुलना कर सकते हैं। तो ये काम हमने कहाँ पे किया, कंसेप्चुअलाइजेशन में किया या प्रत्ययीकरण में किया। नेक्स्ट हमारा है ऑर्गेनाइजेशन या संगठन भी बोल सकते हैं हम इसको, या व्यवस्था भी बोल सकते हैं कि किसी, यानी कि जो हमारी वैल्यूज़ हों उसको एक्सेप्ट करके क्या करें, उसको अरेंज करें। आपको पता है ना, वैल्यूज़ के बारे में बात की है हमने, अफेक्टिव डोमेन के बारे में, इंटरेस्ट की बात की, सारी चीज़ों की बात की है। तो हमने जब हमने अपने वैल्यूज़ को एक्सेप्ट की तो उसको ऑर्गेनाइज भी किया, और जो हमारा सेम तरीके का वैल्यू था उसको हमने एक सिस्टम में भी ऑर्गेनाइज किया। तो कहीं ना कहीं हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे टू ऑर्गेनाइज यानी कि हमने क्या किया, वैल्यूज़ को ऑर्गेनाइज किया। टू फाइंड, वैल्यूज़ को पता करने की कोशिश की हमने, ठीक। इसके बाद टू रिलेट, हमने वैल्यूज़ को रिलेट करने की कोशिश की आपस में, ठीक। इसके बाद टू सेलेक्ट, हमने कुछ वैल्यूज़ को चयन भी किया। फिर टू सिंथेसाइज यानी कि हमने वैल्यूज़ को क्या किया,
उसका संश्लेषण भी किया, कहीं ना कहीं डिटर्मिनेशन भी किया। फिर वैल्यूज़ को हमने क्या किया, टू जज, हमने वैल्यूज़ को जज करने की कोशिश की। टू एसोसिएट, हमने वैल्यूज़ को जोड़ के देखा। जोड़ के इन द सेंस कि हमने क्या किया, एक दूसरे के बीच में कुछ रिलेशनशिप स्थापित किया, इसलिए हमने उसको जोड़कर देखा। फिर कोरिलेट का मतलब है कि हमने क्या किया, कोऑर्डिनेशन बनाया या सहसंबंध स्थापित किया चीज़ों के बीच में। जनरलाइजेशन किया हमने, यानी कि सामान्यीकरण किया। फिर उसको सीक्वेंस किया, सीक्वेंस इन द सेंस कि हमने उसको एक ऑर्डर में व्यवस्थित किया, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उस टॉपिक को हम प्रॉपर वे में देख लेंगे, उसको ऑर्गेनाइज कर लेंगे, फिर उसके कंटेंट को फाइंड कर लेंगे, उसको रिलेट करेंगे कि जो हम टॉपिक या कंटेंट पढ़ा रहे हैं पर्टिकुलर हमारे टाइटल से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम एक टॉपिक वाला एग्जाम्पल में ले सकते हैं कि हम चीज़ों को जज कर सकते हैं। और देखिए, हम जब भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो आपको पता है ना कि उसके कंटेंट की नॉलेज अलग होती है, उसका टाइटल अलग होता, मतलब जो टाइटल लेते हैं हम उसी टाइटल से रिलेटेड हम अपने कंटेंट की नॉलेज रखते हैं। यानी कि हमने अगर आरटी एक्ट 2009 पढ़ा रहे हैं तो जितना भी हमारा टाइटल हमारा है, जितना मतलब आरटी एक्ट 2009, तो हमारा जो कंटेंट होगा, जो हमारा मैटर होगा, ठीक है, विषय वस्तु जो हमारी होगी वो आरटीई से ही रिलेटेड होगी। ऐसा नहीं है कि यूई से रिलेट कर देंगे या अदर एजुकेशन से रिलेट कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। ये सारी चीज़ें कंटेंट वाइज मैच करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा है कैरेक्टराइजेशन, या नंबर 6 बोलेंगे कैरेक्टराइजेशन या चरित्र निर्माण भी बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो चरित्र निर्माण में क्या करेंगे, आपको पता है कि जब हमें वैल्यूज़ मिल जाएंगी तो कहीं ना कहीं हमारा कैरेक्टर भी अच्छा हो जाएगा, और जब कैरेक्टर अच्छा हो जाएगा तो वो सारी चेंजेस हम अपने व्यवहार में लाएंगे, और चीज़ों को जब हम अचीव कर लेंगे तो बिहेव को कंट्रोल करना सीख जाएंगे और वैल्यूज़ को जनरलाइज भी करेंगे। तो यहाँ पे है टू डेवलप, वैल्यूज़ को विकसित करना सीख जाएंगे। टू चेंज, वैल्यूज़ को चेंज करना सीख जाएंगे। फिर आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे, यानी कि वैल्यूओं की पहचान करना कर सकते हैं कि वैल्यूज़ कौन कौन सी है। टू डेवलप इन द सेंस की वैल्यू मतलब किस तरीके से हम उसको विकसित कर सकते हैं। फिर टू डेमोन्स्ट्रेट, वैल्यूज़ को कैसे हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद टू रिवाइज का मतलब है दोबारा या पुनरावृत्ति कैसे कर सकते हैं हम। टू फेस का मतलब है किसी भी वैल्यू का सामना कैसे करना चाहिए। टू एक्सेप्ट, किसी भी वैल्यूज को हम कैसे एक्सेप्ट करें, यानी कि कुछ नई चीजें हैं तो हमको एज इट इज एक्सेप्ट करने से पहले क्या करना चाहिए, करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टू डिसाइड, हम कुछ डिसाइड कर सकते हैं या निर्णय ले सकते हैं। टू आस्क द क्वेश्चन, या हम कुछ क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं क्या आएंगी, कैरेक्टराइजेशन में आएंगी, यानी कि बिहेव को कंट्रोल करने वाले जो वैल्यूज होते हैं उसको हम जनरलाइज करते हैं। तो ये हमारा जो था एनालिस्ट, किसके बारे में था, हमारा अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव के बारे में था, या भावात्मक उद्देश्य बोल सकते हैं, या आप भावात्मक डोमेन, अफेक्टिव डोमेन बोल सकते हैं, भावात्मक पक्ष बोल सकते हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं आप, लर्निंग आउटकम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, लर्निंग टीचिंग के ऑब्जेक्टिव हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं, ठीक। नाउ थर्ड वन है हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट। तो थर्ड आपको पता है कि क्या है, साइकोमोटर या क्रियात्मक पक्ष, जिसके बारे में हम बात करते हैं, और इनकी लिस्टिंग देख लेते हैं कि क्या है। तो ये तो आपको पता है कि 3-4 चीज़ें थी केवल, और इनके ऑब्जेक्टिव्स को तो उनके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, जो भी मैंने एक्शन वार आपको पढ़ाया है ये आपके बिहेव में एंटर करेंगे, और उनको जो भी बच्चे की नीड है या जो भी ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, आपको पता है ना बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग बनाते हैं। जैसे हम साइंस, मान लीजिए हमारा जो मेथड ऑफ टीचिंग सब्जेक्ट है वो साइंस है, तो हम साइंस में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या लेंगे, बच्चों के अंदर वैज्ञानिक प्रवृत्ति का डेवलपमेंट, यानी कि साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। फिर जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको वो कैसे स्टेट करेंगे, और जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उसके लिए आप एक अच्छा स्टेटमेंट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, और वो स्टेटमेंट देने के बाद बच्चे के बिहेव में क्या चेंजेस आया, आपके पढ़ाने से पहले बच्चे का बिहेव कैसा था, आपके पढ़ाने के बाद बच्चे का बिहेव क्या आया है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। और जब भी हम किसी ऑब्जेक्टिव का स्पेसिफिकेशन करते हैं तो आपको पता है कि फ्यूचर टेंस के बारे में बात करते हैं, विल के बारे में बात करेंगे, गा गी गे के बारे में बात करेंगे। जैसे हम मान लीजिए कोई एग्जांपल पढ़ा रहे हैं टॉपिक क्वालिटी ऑफ एयर के बारे में बात अगर हम कर रहे हैं तो हम बच्चों को ये बताएंगे ना कि आप वायु के बारे में क्या जानते हो, या वायु के बारे में आप क्या जानना चाहोगे, वायु के क्या गुण होते हैं, वायु के क्या कंपोनेंट होते हैं, या एयर के क्या कंपोनेंट होंगे। तो इस तरीके के बारे में हम बात करेंगे, तभी तो अपने बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव को वहाँ पर जाकर हम लिखेंगे, है ना। तो चलिए अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट वाला हमारा क्या है, आपको पता है कि साइकोमोटर है। साइकोमोटर को डिटेल में पढ़ते हैं। जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा वो है साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और हम पढ़ लेते हैं कि फटाफट साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव के एक्शन वर्क्स क्या हैं।
तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ तो होता नहीं है, फिर भी आप याद रख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में देखिए सबसे पहले इसमें परसेप्शन है। परसेप्शन यानी चीज़ की हम किसी चीज़ को संज्ञान में ले लें या ज्ञान में ले लें, तो इसका एक्शन वर्ब देखिए क्या है, टू कंस्ट्रक्ट, यानी कि हम किसी तरीके के ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, हम किसी तरीके की चीज़ों को ड्रॉ भी कर सकते हैं, है ना। किस तरीके से अपने नॉलेज में और कुछ क्रिएटिविटी लेकर आएँ और कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आएँ, जिससे हम क्या बना सकते हैं, कुछ नया नॉलेज बना सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं टू कंस्ट्रक्ट द नॉलेज, या कंस्ट्रक्टिविज्म भी बोल सकते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म में देखिए क्या होता है, बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद से करता है, स्वयं से करता है, यानी कि चीज़ों को वो कर कर देखता है। और आपको पता है कि साइकोमोटर में हम क्या करते हैं, एक्टिविटी करके देखते हैं और उसके बाद हम अपने ज्ञान का नॉलेज करते हैं या कंस्ट्रक्ट करते हैं, और फिर उसके बाद ड्रॉ भी करते हैं। नेक्स्ट हमारा है सेट। सेट का मतलब है कुछ भी चीज़ स्थित हो या फिक्स हो, तो हम कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ पे बनाना या डिजाइनिंग, यानी कि हम किसी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं तो उसके बारे में कुछ हम मेकिंग कर सकते हैं, चार्ट मेकिंग, डेमोस्ट्रेशन मेकिंग या पेपर मेकिंग या फ्रिल चार्ट, या कुछ भी जो भी आपको पढ़ाने में ईजी हो, जो टीचिंग मटीरियल के लिए यूज़ हो, वहाँ पे वो एक्टिविटी करके आप बच्चों को अच्छा टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए बना सकते हैं, ताकि बच्चे उसमें इंटरेस्ट लें, ठीक है। और हम किसी चीज़ की डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। डिजाइनिंग इन द सेंस कि कोई वर्किंग मॉडल बना सकते हैं, नॉन वर्किंग मॉडल बना सकते हैं, तो आप मेकिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है गाइडेड रिस्पॉन्स। गाइडेड रिस्पॉन्स का मतलब है जो निर्देशन या जो निर्देशन हम दे रहे हैं उसके बाद आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, बच्चे क्या है, टू फिक्स। तो हम इन सब चीज़ों को गाइडेंस, अपने निर्देशन को या जो भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको हम फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद टू आइडेंटिफाई, और उसको पहचान सकते हैं, बच्चों को पहचाना सकते हैं कि हाँ हमको यह ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, तो हमें अपने गाइडेड रिस्पॉन्स वाले ऑब्जेक्टिव को पहचानना भी है। नेक्स्ट हमारा है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म या हमारी जो कार्यप्रणाली है, हम किस तरीके से कार्य कर सकते हैं, तो ड्रिल टू रिपेयर। ड्रिल का मतलब है यहाँ पे कि बच्चों के अंदर से आपको खोद कर निकालनी है नॉलेज, ठीक है। बच्चों को आपको पूरी नॉलेज नहीं देनी है, बच्चों को आपको इनिशियल नॉलेज देनी है, और जो उसके आगे का प्रोसेसिंग प्रोसीजर है बच्चे वो खुद से करें, और खुद से कर कर अपने अंदर की नॉलेज को और अपने अंदर के ज्ञान को बाहर निकालें। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिल टू रिपेयर। और बच्चे जो गलत कर रहे हैं या जो भी गलती करके वो सीखने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसको आप रिपेयर करिए, उसको आप इम्प्रूव करिए, उसको आप सुधार करिए। तो ये काम टीचर का है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्टिविटी है। नेक्स्ट हमारा है कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स। कॉम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स का मतलब है कुछ चीज़ें देखिए कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं जब हम एक्टिविटी करते हैं। तो एक्टिविटी में मान लीजिए कोई वर्किंग मॉडल बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो सपोज कीजिए हम अपरेटस की बात करते हैं, इम्प्रोवाइज्ड अपरेटस की बात करते हैं। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ आपको समझाने के लिए। तो इम्प्रोवाइज्ड अपरेटस जब हम बनाते हैं तो हमको पता होता है कि हम बना तो रहे हैं, लेकिन वो इम्प्रोवाइज्ड अपरेटस टू द मतलब ऑब्जेक्टिव कंटेंट को कंप्लीट करने लायक बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, या जिस पर्पज से हम वो जो अपरेटस बना रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव पूरे होंगे या नहीं, या जो अपरेटस हम बना रहे हैं वो आगे जाकर यूजफुल होगा कि नहीं होगा, या आगे आपको काम आएगा कि नहीं आएगा। यानी कि हम जिस कंटेंट के लिए, जिस टॉपिक के लिए चीज़ों को बना रहे हैं उससे कनेक्टेड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और अगर हो गया तो हम उसको चेंज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या कुछ कैसा क्रिएशन कर पाएंगे, या किसी चीज़ को कैसे लोकेट कर पाएंगे। तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव जो है हमारे वो साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव के एक्शन वर्ब हैं, और आप इनको एज इट इज याद कर लीजिएगा। कोई बहुत लेंदी नहीं है, आपकी नॉलेज के लिए है। अगर आपको पता है तो आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव बनाने में बहुत ईजी रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और आपको ये पता भी होना चाहिए कि हम किन की चीज़ों पे क्या क्या काम करना चाह रहे हैं। तो ये हमारे साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव के एक्शन वर्ब थे। होपफुली आपको ये एक्शन वर्ब समझ में आया होगा। और हम जब भी इन एक्शन वर्ब को लिखने की कोशिश करते हैं अपने बिहेवियर ऑब्जेक्टिव में, तो आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें हम ध्यान में रखते हैं। तो तीनों के मैंने आपको बता दिए हैं एक्शन वर्ब की क्या क्या है, ये पूरी एक लिस्ट है, और इसका मैं PDF भी डाल दूँगी लिंक में, आप देख लीजिएगा। होपफुली आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और आपको पता है कि जब हम इसे बिहेवियरल टर्म में लिखते हैं तो ये कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। तो आपको ये भी पता है कि जब भी हम कुछ भी चीज़ पढ़ाएंगे, टॉपिक पढ़ाएंगे, तो पहले टॉपिक को डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद उसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को बनाएंगे, फिर ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद हम अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज़ को बनाते हैं, आपको ये भी पता है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव की ही हेल्प से हम जो लर्निंग एक्सपीरियंस है उसको कहीं ना कहीं डिटरमाइन करते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि जो भी आपके बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव हैं, यानी कि व्यवहारगत उद्देश्य जो हैं, जब तक आप उनको बनाना नहीं सीखेंगे और उनको बना के उनको अपनी टीचिंग में अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक आपकी टीचिंग जो है वो यूज़फुल नहीं होगी, है ना। अगर हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने टीचिंग से भी हाथ धो बैठेंगे, इन द सेंस कि हमने जो पढ़ाना चाह रहे हैं वो हम कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं, और बच्चे को जो पढ़ाने जा रहे हैं उसको, बच्चे के लिए वो पर्पसफुल है या नहीं, यानी कि बच्चे ने अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव को कहाँ तक अचीव कर लिया है
एक टीचर का ये पर्पज़ है, ठीक है। तो हम जब भी स्केलिंग करेंगे तो आपको पता है कि मेजरमेंट भी करेंगे, इवैल्यूएशन भी करेंगे, हम उसका फीडबैक भी देंगे, जो भी हम प्लान बनाएंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आप अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने के लिए आपको पता है कि आप ऑडियो विजुअल ऐड भी यूज़ करते हो, ठीक है। इसके बाद आप उन सब चीज़ों को ऑब्जेक्टिव में लाते हो, ऑब्जेक्टिव में लाने के बाद डेमोन्स्ट्रेशन का यूज़ करते हो। तो ये सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हम जब भी ऑब्जेक्टिव को लिखते हैं, जो हमारे राइटिंग ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म्स हैं, उनकी नीड इसीलिए है कि हम उसको लिखना सीखें, और उसको लिखना सीखेंगे इसीलिए हमें एक्शन वर्ब की पहचान होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना दिया है कि आपको ये काम आएगा, और ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो भी बीएड कर रहा है उसके लिए तो बहुत हेल्पफुल है, प्लस जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल है। क्योंकि ये टर्म्स पूछे जाते हैं, और कभी कभी ये भी होता है कि कंटेंट या ऑब्जेक्टिव दे दिया जाता है और आपसे अनलिस्टिंग करने को कर दिया जाता है। तो आप इन वीडियोज़ को ज़रूर देखें, और डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो अगर वीडियो में कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछ सकती हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे कुछ अच्छा काम हो सके और अच्छे काम को किया जा सके। सो वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहा है तो लोगों तक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, ताकि चीज़ें क्लियर आउट हों। ओके, तो आज की वीडियो में बस करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नाउ साइनिंग ऑफ, लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना शर्मा।